हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसका पेपर जो है, देखिए जीडी का जो है 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके बाद जो है आपका पेपर ही होना है। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। तो आज का हमारे सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, या ऑप्शन बी करें मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, या ऑप्शन सी कहने की प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, तो बताइए इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका किस प्रदेश में है भी, किस प्रदेश में है, तो यह जो है एमपी में है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है। जिला भी याद रखिए। यह जो है एक पूरा पाषाणिक आवासी क्या है भी, आवासीय पूरा स्थल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी खोज पूछा जाता है। इसकी खोज किसने किया था भाई? विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, ये इनके खोज करता थे। ठीक है, ये कब किए थे? 1957-58 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये 2003 में जो है इसे जो है यूनेस्को सूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किस प्रदेश में, किसने खोज किया था और यह यूनेस्को में कब शामिल हुई। ठीक है, चल अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को आपको विशेषता प्रमुख बतलाना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कह रहे वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, या ईंट के बने भवन। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईंट के बने भवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी भाई? प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका अनुपात कितना था? 4:2:1 का अनुपात था। ठीक है, ईंटों का। ठीक है, तो ये निश्चित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो है कुछ जो है आपको प्रमुख जो है स्थलों के नाम बताते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपसे कालीबंगा पूछता है, कई बार पूछा गया है भी, कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान में। ठीक है भाई, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज पूछता है, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भवन जो है यहाँ कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और नालियाँ जो है, कुआं जो है पक्की ईंट के बने थे। ठीक है, और धौलावीर आपसे पूछता है कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और लोथल आपसे बहुत बार पूछा गया भी, लोथल कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है, और इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। और एक यहाँ से पूछता है, ये बंदरगाह था। ठीक है भाई, ये क्या था? बंदरगाह स्थल था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से धान, बाजरे के साक्ष्य और फारस की क्या हुई है? मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कल ही भी आया था, ये आप जानते हैं क्या भाई? ये मृतकों का टीला कहलाता है। यह सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। चनहुदड़ो, ठीक है भाई, चनहुदड़ो जो है ये जो है MG मजुमदार ने इसकी खोज 1931 में किए थे। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं था। ठीक है, दुर्ग नहीं था कहाँ, ये आपसे पूछा जाता है, तो चनहुदड़ो में बताएंगे। ठीक है भाई, दुर्ग नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इनको कुछ स्थल आपको याद रखना है। और सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कुछ आपको ये स्थलों के नाम में जानकारी रखना है। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि बिंबिसार का शासक था, ये कहाँ कौन था भाई? तो
कह रहे हैं कि किस वंश का, कह रहे हैं मगध का, मथुरा का, गंधार का या तक्षशिला का, बताइए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए बिंबिसार का जो कार्यकाल था 558 से 491 ईसा पूर्व था, ठीक है। यह जो है मगध साम्राज्य का सम्राट था, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपसे पूछा जाता है कि बिंबिसार किस धर्म से संबंधित था। देखिए इन्होंने पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो है रानी चलना के उपदेशों से प्रभावित होकर ये जो है बाद में जैन धर्म अपना लिए, ठीक भाई, जैन धर्म अपना लिए। पहले पूछे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बाद में जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और इनकी राजधानी उज्जैन थी। आपसे उज्जैन पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो ये क्षिप्रा नदी, याद रखिएगा भाई, क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको इसे यहाँ ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कह रहे हैं कि इल्तुतमिश था, बलबन था, रजिया था या कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए भाई बताइए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। वह जो है मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और 1206 से 1290 ईस्वी तक तो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या ममलूक वंश का शासक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1206 से 1290 तक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ठीक है। देखिए रजिया एकमात्र दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली मुस्लिम शासिका थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बलबन भाई लौ और रक्त की नीति के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ठीक है, अगला देखते हैं भाई। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ये कल भी प्रश्न आया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये आपका देखिए ताम्र पाषाण नहीं आएगा, ठीक। तो और ये पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। नव पाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी, ठीक है भाई। और पूरा पाषाण को बर्बर काल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मानव असभ्य था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट करें कि अकबर के शासनकाल में स्पेस मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, तो ये आपको बताना है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर के बारे में आप जानते हैं भी, ठीक है, अकबर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ, ये राजा टोडरमल थे, ठीक भाई, राजा टोडरमल थे अकबर के दरबारी, ठीक है। देखिए सम्राट अकबर का जन्म जानते हैं, इनका जन्म 15 अक्टूबर कब हुआ भाई, 1542 के सिवनेर किले में, सॉरी अमरकोट में हुआ था, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। और मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1605 को इनकी हो जाती है आगरा में, ठीक है। शासनकाल जानते हैं आप 1556 से क्या था भाई, 1556 से 1605 था, ठीक है। कभी कभी इनकी मृत्यु भी पूछ लिया जाता है कब हुई थी, ठीक है। और इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना पूछा जाता है कब किए थे, 1800 में पूछा जाता है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है, तो अकबर ना। और इनके संरक्षक का नाम भाई पूछा जाता है, इनके संरक्षक का नाम क्या था, बैरम खान था, ठीक है, बैरम खान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बैरम खान था। आइए देखते हैं इनके 9 रत्नों के बारे में। तो इसका आपका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इनके 9 रत्न देखिए कौन कौन थे। पहले देखिए अबुल फजल थे, अबुल फजल, ठीक है भाई, फजल थे, जो एक सलाहकार और प्रवक्ता थे, ठीक है। और अकबरनामा और आइन ने ए अकबरी की रचना किसने किया था, ये आपसे पूछा जाता है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने किया, तो ये अबुल फजल। इनसे ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। फैजी की देखिए, फैजी कौन थे भाई, फैजी जो है ये एक कवि थे, आपको ये पूछा जाता है फैजी कौन, ये एक कवि थे, ये अबुल फजल के क्या थे भाई, भाई थे, ठीक है। और ये लीलावती और महाभारत और गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये फैजी नहीं किया था भाई। तानसेन देखिए, तानसेन, ठीक है, तानसेन का बचपन का नाम पूछा जाता है तो राम तनु पांडे था, ठीक भाई, पांडे इनका नाम था, बचपन का नाम ध्यान रखिएगा। ये विलक्षण क्या थे, संगीतकार थे। तानसेन अगर पूछे कि किस पद पर आसीन थे 9 रत्नों में, तो ये संगीतकार, ठीक है भाई, संगीतकार थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं बीरबल भाई, बीरबल जो है 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, ये क्या थे, सलाहकार थे भाई, सलाह उला देते थे, ठीक है। आगे देखते हैं राजा टोडरमल, ये आपने देखा कि ये वित्त मंत्री थे। और राजा मानसिंह सेना का प्रधान, सेनापति तथा मनसबदार थे, ठीक है, मनसबदार थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान है। अब और थे कौन भाई, अब्दुल रहीम खान के खाना, कवि और बैरम खान के बेटे थे, रहीम जो थे बैरम खान के बेटे थे, ठीक है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये अबुल रहीम खान थे, ठीक है। और जो 2 और थे भाई, हकीम जो थे, ये हकीम थे, मतलब चिकित्सक थे,
चिकित्सक थे। किसके भाई? ये अकबर के, ठीक है। और एक मुल्ला दो पी आजा जो है ये अमात्य पद पर ये आसीन थे। तो ये कुछ इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके 9 रत्न थे। तो ये आप देखिए, इनको लिख नहीं सकते, आपको सुन लेना है, तो सुनते रहेंगे तो आपको जब प्रश्न आएगा तो आपको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा टोडर मल, ठीक है। नहीं भी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गोवा को 19 दिसंबर जो है 1900 क्या भाई 61 ईस्वी को जो है गोवा जो है पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। क्या भाई? यहाँ पर जो है पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ, इसलिए 19 दिसंबर को, क्या भाई 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाए। ये भी याद रखना, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेस में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। कौन सा है भाई यहाँ पे? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1857 की क्रांति, ठीक है। जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ पूछे तो ये 10 मई से मेरठ से हुआ था, ठीक है भाई, मेरठ से हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर कौन थे भाई, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग पूछा जाता है। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ठीक है भाई। तो लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है कि 1857 की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान, यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से किसने क्या किया था, नेतृत्व किया था। अगर दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह जफर, आप याद रखिएगा। कानपुर से पूछे तो किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब, ठीक है भाई। झांसी से आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली थे। और बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक। फैजाबाद से कौन थे भाई? अहमद अल्लाह थे, ठीक है। फतेहपुर से हाजी मुल्ला थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? देखिए भाई, ये जो है बहुत बड़ा भारत में जो है कलंक का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल का, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का, ठीक है भाई, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है रॉलेट अधिनियम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। इस समय जो है जनरल डायर नामक जो है अंग्रेज अधिकारी ने जो है यहाँ पर बहुत जो लोग जो सदस्य जो है अमृतसर के बाग में जो है वहाँ पर सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने यहाँ पर इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है भाई। ना ही इन्हों संभालने का मौका मिला, ना ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे निर्दोष सेनानियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसमें बच्चे और महिलाएं सभी लोग शामिल थे, ठीक है। तो ये रॉलेट अधिनियम आया था, ठीक है भाई। तो इसके विरुद्ध में जो है 13 अप्रैल 1919 को यहाँ कांड होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है भाई। यहाँ देखिए साइमन कमीशन आया है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। साइमन कमीशन पूछा जाता है भारत कब आया? देखिए मुंबई में आया था और 1928 से, ठीक है, ठीक है। इसका जो है सभी सदस्य क्या थे भाई? अंग्रेज थे। यहाँ पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। तो इसमें जो है भारतीय लोग इनको क्या किए? विरोध किए, जिसमें जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, इसी विरोध में, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। और पिट से इंडिया अधिनियम कब आया था? ये 1700 कब आया था? 84 में, ठीक है भाई, 1784 में, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम आप जानते हैं 1935 का अधिनियम था, ठीक है। इस प्रकार आपको इसमें कुछ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भी अगला देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया? देखिए क्रिप्स मिशन 1922, देखिए ये सब मिशन कब आए थे? इंपॉर्टेंस है। वेवल प्लान 1945 में, रॉलेट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली। तो ऑप्शन डी विल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भी देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक
कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है। देखिए कोई भी गलत तरीके से जो पद जो है ग्रहण कर लेता है जो कि उस पद के हकदार नहीं होता है, उसके लिए कौन सा रिट जारी होता है? देखिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है भाई, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेध। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। देखिए रिट केस में अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और 226 जो है ये उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। ठीक है भाई, क्या भाई? अधिकार परीक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? या जो है इस रिट का न्यायालय रिट का उपयोग उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिससे जो है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है। कहने का मतलब कि जैसे आपसे कोई पैसा ले लिया, आप बार बार उसके फोन कर रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर लिए? उसको आप ले जाकर कैद कर लिए और बंदी बना लिए कि भाई तुम मेरा पैसा दो तभी अब तुमको जाने देंगे। तो इस अपराध में क्या करेगा? न्यायालय जो है रिट जारी करेगा कि उसे भाई रिहा करिए। ठीक है, छोड़िए, आपने गलत पैसा तो लिया लेकिन आप गलत तरीका अपनाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, वही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, देखिए इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। पर देखिए पर मा आदेश, आदेश याद रखिए ऐसे। यह जो है न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उन कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है। या न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम या निचली अदालत या सरकार के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश। ठीक है भाई, देखिए अधिकार परीक्षा क्या होता है? यह जो है न्यायालय किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति से यह दिखाने के लिए कहता है कि वह किस अधिकार के तहत उस पद पर आसीन या पाया जाता है कि वह व्यक्ति उस पद पर आसीन होने का हकदार नहीं है तो उस पद को से हटाया जा सकता है। ठीक है, और उत्प्रेषण क्या होता है? यह जो है निचली अदालत या न्यायाधिकरण ने ऐसा आदेश पारित किया है जो उसकी शक्तियों से परे है, तो उसको क्या किया जाता है? तो यह जो है रद्द कर सकता है। ठीक है भाई, और इसे रोकता है। ठीक है, इसे रोकता है। कहने का मतलब है कि जो निचली अदालतें हैं वे उनका हकदार नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे आपका होमगार्ड है, उनको ये अधिकार नहीं है, चालान काटने का अधिकार नहीं है और वो चालान काटने बैठ गए हैं। तो इसी प्रकार जो है निचली न्यायालय को अधिकार नहीं है, वो उस अधिकार पर काम कर रहे हैं। जो नहीं है तो उसी के लिए उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, तो और उत्प्रेषण क्या होता है भाई? ये जो है ये भी क्या किया जाता है? या जो है निचली अदालत या न्यायाधिकरण में ऐसे आदेश पारित किया जाए जो उसकी शक्तियों के परे है। ठीक है, ये तो आपका हो गया उत्प्रेषण। ठीक है, और निषेध क्या होता है? निचली अदालतों, न्यायाधिकारों और अन्य अर्ध न्यायिक अधिकारियों के उनके अधिकार के परे कुछ करने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्प्रेषण और निषेध में आपसे अंतर पूछता है। तो उत्प्रेषण मतलब कि वे क्या कर चुके हैं, वो मतलब उनके अधिकार में नहीं है, वो न्याय सुना चुके हैं निचली अदालत में, तो उसको रोकने के लिए। और निषेध करना उनको करने से रोकता है। यही आपको सिर्फ अंतर है। तो ये 5 प्रकार की रिट आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ठीक है, तो ये आप जानते हैं भाई। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक ही मात्र अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। संसद किससे मिलकर बनी हुई भाई? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनकर बनी है। और ये इसके 3 अंग होते हैं। ये भी आप कई बार पूछा गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ये आपको ध्यान रखता है। नागरिकता भाई अनुच्छेद कई में 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग आपसे पूछा जाता है तो भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, भाग 2 में रखा गया है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कल भी बताया था आपसे। ठीक है, कि अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, महाभियोग। ठीक है, 72 जो है क्षमादान, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 और 356 और 360 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और 123। ठीक है, और 108 ये सब अनुच्छेद आपको कल में बताया था। ये सब आपको ध्यान रखना है। इन अनुच्छेदों के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन करता है तय भाई? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 110 में क्या उल्लेख है? धन विधेयक। ठीक है भाई, धन विधेयक अनुच्छेद इतने में आपका 110 में उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए तो लोकसभा में ही धन विधेयक, ठीक है, पेश किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो देखिए आइए लोकसभा जानते हैं भाई, ये आर्टिकल कई में है, 81 में, ठीक है, आर्टिकल 81 में। और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500, ठीक है, 500। ये आपको अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 552, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545, ठीक है भाई, 545, ये आपको ध्यान रखना है। और 530 राज्यों द्वारा और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और इसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है भाई, निम्न सदन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा सीट आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है में जो है अगर 14 दिन के अंदर जो है वह अपनी स्वीकृति या कुछ मत नहीं देता तो वो जो है मान लिया जाता है कि ये धन उन्होंने स्वीकृति दे दिया है, उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। 14 दिन के अंदर जो है स्वीकृति देनी होती है, किसको? राज्यसभा को। अगर नहीं दिए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा स्पेस उनके पास पद से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब किनको जो है महाभियोग पद से नहीं हटाया जा सकता है भाई, सब पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो किन पर नहीं लगाया जाता? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश पर देखिए लगाया जाता है भाई, ठीक है, इन पे जो है लगाया जाता है, ठीक है। मुख्य चुनाव पर भी, और भारत के राष्ट्रपति अभी बताया था 161 अनुच्छेद में ये बताया गया है। प्रधानमंत्री पर जो है नहीं लगाया जाता महाभियोग, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय में जो है 124(4) के तहत, ठीक है, लगाया जा सकता है, और जो है 104(5), ठीक है। और तो ये आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पर भाई क्या लगाया? महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब वह जो है कार्यकुशल नहीं है या अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उन पे क्या किया जाता है भाई? महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग वो चाहे तो पहले राज्यसभा में चाहे लोकसभा में कहीं भी पारित किया जाता है। पूछा जाता है कि महाभियोग मतलब कहाँ पर पहले पेश किया जाता है, तो वो आपको बताइएगा। ये राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अगला कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो सच नहीं वाला बताइए। कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। भाई एकदम गलत कर रहे हैं, एकदम गलत, पहला ही गलत कह रहे हैं भाई। राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च है और पहला व्यक्ति माना जाता है, और कंपेयर कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, गलत हो गया ना। समरूप कह रहे हैं, गलत हो गया, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। और आप पढ़ लीजिए बी नंबर, कह रहे हैं कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। बिल्कुल भाई। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका ए ही नंबर गलत हो जाएगा भाई। राष्ट्रपति के कंपेयर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गलत बात है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ठीक है, राजनीतिक अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे मतदान का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये राजनीतिक पूछा है, ये तो मूल अधिकार हो गए, लेकिन भैया मतदान वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतदान का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ याद रखना है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार की संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से, क्या भाई 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। पहले आपकी उम्र 21 साल थी तभी वोट दे सकते थे, अब तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं या आरपीएफ कांस्टेबल का तभी वोट कर सकते हैं, ठीक है, तभी कर सकते हैं। तो 18 वर्ष कब की गई थी भाई? ये 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है, 1988 जो है मतदान जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा 2 शब्द जोड़े गए थे? देखिए भाई, ये जो है 42वां संविधान मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए डी नंबर हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द, क्या 3 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ 2 आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, एकता और अखंडता शब्द और याद कर लीजिए।
तो ये आपको ध्यान रखना है। 42 पूछा जाता है कि ये 3 शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो उल्टा पूछ लेता है। तो ये आपको 42वां जरूर याद रखिएगा, ठीक है भाई, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए वर्तमान में आपके कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है, महाविस्फोट। तो ये इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने 1960-1970 के दशक में किया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता? ये भी आपका प्रश्न है। देखिए इसे 2006 में जो है ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया भाई? इनको हटा दिया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ ग्रहों के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, आप जानते हैं कौन सा? बृहस्पति है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह है, जो सबसे करीब किसके? सूर्य के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूरी के क्रम में अगर सबसे दूर पूछे कौन है, तो वरुण है, ठीक है भाई, वरुण है सबसे पास सूर्य के कंपेयर में, और बुध सबसे नजदीक है। पृथ्वी से पूछा जाता है कि कैसे स्थान पर आता है, तो तीसरे स्थान पर जो है सूरज के दूरी के क्रम में जो है पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है भाई। इसे सांस का तारा तथा भोर का तारा कहलाता है। पृथ्वी की भागनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान, लेकिन इनके क्रम आपको ध्यान रखना है, आकार क्रम, ठीक है, दूरी के अनुसार। तो ये आपसे क्रम कभी कभी पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर यम, ठीक है, प्लूटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे जो है ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया है, तो ठीक है। तो और ग्रहों की संख्या आप जानते हैं कितनी है भाई? 8 ग्रह हैं, ठीक है। मार्स ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को, ठीक है। नीला ग्रह आप जानते हैं किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है किसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र और बुध के कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा है? चूना में चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम आपको दर्शाना है। फिर आपको यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत O3 किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। ये आपको याद रखना। और समताप मंडल में ही वायुयान जो है उड़ाने के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती है भाई? क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, ताप मंडल आता है और बहन मंडल आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो यहाँ पे हो जाएगा? ए नंबर बिल भी राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए इनकी इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। कभी कभी हम पढ़े रहते हैं कि क्षोभ मंडल, भाई कभी कभी आपको क्षोभ मंडल नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीसोस्फीयर, ठीक है। और ताप मंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश वर्ड भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सही ऑप्शन आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहने कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे भाई। राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, चीन में है, ठीक है। चीन में है। यह जो है 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जो देखिए एशिया का तीसरा है, विश्व का नहीं पूछा, नहीं तो आप कहोगे तीसरा कैसे हो सकता है भाई? एशिया का पूछ रहा है, ठीक है। एशिया का, ना कि विश्व का। विश्व के तो 7वें नंबर पे। भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के स्पेस भाग में फैला है। बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए आप एनसीईआरटी में 2.4% देखते हैं, तो यहाँ 2.4 नहीं है, तो लगभग में आपका कौन सा ऑप्शन है? मान लीजिए 2.3%, ठीक है। क्षेत्रफल में, विश्व का क्षेत्रफल में क्या है भाई? भारत का स्थान 2.3% परसेंटेज में पूछा है। उस आप जानते हैं 7वां सबसे बड़ा कंट्री आप जानते हैं रूस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, गुरु शिखर स्पेस के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु। देखिए अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीन, पूछा जाता है कि प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो अरावली आप बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु शिखर स्पेस के
अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम श्रेणी शिखर कौन है, तो आप गुरु शिखर बताएंगे, ठीक है। और ये पूछे किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ओ ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है, 722 मीटर, ठीक है, मीटर में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला दर्रा है, तो ये दर्रे के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ दर्रों के बारे में, कुछ दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप देखते रहिए। देखिए आइए देखते हैं, सिक्किम के दर्रे आपसे पूछे जाते हैं। सिक्किम में कौन है, नाथुला, ठीक है भाई, नाथुला है, ठीक है, और जलेपला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आइए देखते हैं, बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला है, और कौन है भी, दीफू है, दीफू दर्रा, ठीक है। और मणिपुर में तुजू दर्रा, ठीक है। और उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा पूछा जाता है कहाँ है, तो ये आप उत्तराखंड बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में दो याद रखिए, इंपॉर्टेंस है, सिपकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये सिक्किम में है, ठीक है। गोएचा ला दर्रा जो है ये कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहावने का निर्माण करती है, ये आपको बताना है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप जानते हैं, आसान प्रश्न भी। ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आपसे पूछा जाता है कि नदियों से संबंधित पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है भाई, माही, साबरमती, ठीक है, साबरमती, और कौन है, लूनी। ये नदी आपसे कई बार पूछी गई है कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी इसमें से नदी है, तो ये आपको पांचों नदी ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी दिखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है भाई, ये आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, ये आपका सही है, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, नहीं, गलत है, यही गलत है। कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होती है, ये सही है। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत के वक्र यू आकार के होते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है अर्थ के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। देखिए आपके 3 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 3 क्षेत्र आता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, 3 सेक्टर आते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम में आप जानते हैं क्या आता है, कृषि, खनन, पशुपालन आता है। द्वितीय में क्या है, औद्योगिक है। तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है, बैंक हो गया, विद्यालय हो गया, ये आपको बताना है भाई। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दूसरा, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का इसमें सबसे बड़ा नियोक्ता कौन क्षेत्र है, दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को स्पेस कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बेस मनी कहा जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या होनी चाहिए, ठीक है भाई। भारत में जो है 943 महिलाएं हैं पर थाउजेंड्स पे पुरुष पे, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, तो मतलब बराबर होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। तो देखिए कह रहे विक्रेता की रुचि और पसंद, ये नहीं है, ठीक भाई, ये नहीं है, और सब है, ठीक है। आज देखते हैं मिलान करना, इसमें आपको यहाँ पर मिलान करना। कह रहे देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित करें, इसको सुमेलित आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए विशु इसको केरल में मनाया जाता है, नाम से जाना चाहता है। पुथांडु इसको किससे जाना जाता है भी, ये तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से जाएगा, पहला से चला जाएगा। गुड़ी पड़वा इसको किस नाम, गुड़ी पड़वा को कहाँ
किस नाम प्रदेश में जाना जाता है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और बोईसाख ये पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ, देखिए सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड किस में होता है? देखिए कौन सा, देखिए हारमोनियम आप बजाते हुए देखे होंगे, इसमें होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान स्पेस के मूल निवासी थे, तो ये कहाँ के थे भाई? ये थे म्यांमार के, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए नंबर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, ठीक है, ये आपको ध्यान। इसमें जो है 191 सदस्य हैं। भारत जो है 1975 में जो है इसका सदस्य बना, ठीक है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? ये जिनेवा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है भैया? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत अगर पूछा जाता है कि भारत जो है इसमें कब भाग लिया था, तो ये 1934 में, ठीक है, लंदन में आयोजित गेम में भाग लिया था, ठीक है। और राशिद अनवान ने कुश्ती में यहाँ पर कांस्य पदक भी जीता था, ठीक है। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो ये आपका हो जाएगा डी गुकेश, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, 2022 एशियाई खेलों का आयोजन में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था भाई? ये ऑप्शन हो जाएगा हांगझोउ में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, चाइना में। इसमें भारत जो 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर थे, ठीक है। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये जानते हैं 1901 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2014 में, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? भाई ये जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सिनेमा में, ठीक है। और सबसे पहले किसको मिला था? ये आप जानते हैं, देविका रानी को, ठीक है, देविका रानी को मिला था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आपको प्रतिरोध की यूनिट बताना है, ठीक है, प्रतिरोध की यूनिट बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर, ओम होता है, ठीक है भाई, ओम होता है, ठीक है। एम्पियर किसका है? ये विद्युत धारा का है, ठीक है, विद्युत धारा का। और वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है, और ठीक है भाई। और विभवांतर जो है, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है, ठीक है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? P इक्वल टू होता है F इंटू वी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शक्ति, ठीक है। अगला है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे भाई? उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है भाई? डी मतलब या डिस्टेंस, या आर स्क्वायर आपका डिस्टेंस हो जाएगी, दो पिंडों के बीच की दूरी है, ठीक है, m1 m2 के, ठीक है। अगला है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्तर अनुपात कितना होता है? ठीक है, NH3 जिसको आप बोलते हैं अमोनिया, तो ये होता है ऑप्शन बी हो जाएगा 14:3 होता है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद स्पेस की संख्या के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। करेंगे सारोलॉजी का अध्ययन है, तो सारोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है अभी? ये छिपकली का, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, फ्लोएम स्पेस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, ठीक है। फ्लोएम जो है विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को ले जाने का काम करता है, जाइलम जल को, ठीक है। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम्स वाहिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है भाई, एलील होते हैं, क्या होते हैं भाई? ये होते हैं जीवन का वैकल्पिक रूप होते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, 50 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया। तो कुछ आपको डिटेल में बताने की वजह से आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है अभी। तो देखिए अगर आप देखिए थोड़ा से पढ़ेंगे तो आप थोड़ा जानकारी लेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी। डिपेंड करता है कि किसी सब्जेक्ट को आप कितना समय देंगे, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा समय देंगे जो भी आपका उसमें आपका
पकड़ जरूर बनेगी। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है।